हेलो साथियों, मैं देवेंद्र कुमार टीएसए क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली पॉलिटी की क्लास में हमने बात की थी राष्ट्रपति के संबंध में। उसमें दो वीडियो हमारे बन चुके हैं। पहला हमने राष्ट्रपति के पद के बारे में और पूरे संघीय कार्यपाल के बारे में पढ़ाया था आपको। राष्ट्रपति की सामान्य जानकारी आपको बारे में दी थी। और दूसरी क्लास में हमने पिछली बार पढ़ा था जिसमें आपको बताया था राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में, चुनाव के बारे में, उनके योग्यता के बारे में, पुनर्निर्वाचन के बारे में और उनके इलेक्शन डिस्प्यूट्स के बारे में पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के कार्यकाल, उनके कार्यकाल की, उनकी शपथ के प्रावधान की और उनके पद से रिक्ति कैसे हो सकती है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें हमारे बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और बहुत सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस आपके जो है वो आपको समझ में आएंगे और उनको आप अच्छे से सॉल्व करके आएंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों को इसे सजेस्ट करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हम देखेंगे। आज की क्लास में आप चर्चा करेंगे देखिए राष्ट्रपति की शपथ के प्रावधान की। तो राष्ट्रपति के शपथ, ओथ, शपथ का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है और किस प्रकार से उनको शपथ दिलाई जाती है, कौन शपथ दिलाता है। एक क्वेश्चन हमारे आते हैं। कार्यकाल, टर्म ऑफ द ऑफिस चर्चा की जाएगी। कितने वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति का होता है भारत में, कौन कौन राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए हमारे यहाँ अधिक समय के लिए चुने गए हैं, पद रिक्ति, वैकेंसी, किस कारणों से राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, रिक्ति हो सकती है, वो सब हम देखेंगे। और अंत में देखिए महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति को पद से हटाने की एक प्रक्रिया है। इसके बारे में बहुत सारे हमारे कन्फ्यूजन रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, वो आज आपके सारे क्लियर होंगे। पूरे महाभियोग प्रक्रिया हम समझेंगे और पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन हमारा छूटकर गलत न जाए, छूटे नहीं कोई, ठीक है। तो पहली बात है शपथ का प्रावधान, क्योंकि इससे पहली क्लास आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ इसको पूरा पढ़ लीजिए। वहाँ से आपको पूरे राष्ट्रपति के संबंध में जो पिछले प्रोविजंस हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे इन बातों पर। ओथ, देखिए राष्ट्र ओथ जो है, शपथ जो होती है हमारी, प्रत्येक संवैधानिक पदाधिकारी जो भी सरकारी जॉब करते हैं उन सबके लिए शपथ का प्रावधान होता है। तो शपथ या इसे अफर्मेशन भी कहते हैं, अफर्मेशन। तो शपथ और अफर्मेशन का प्रावधान हमारे संविधान में, संविधान के अधिकारियों के लिए किया गया है। संविधान में शपथ के प्रावधान वैसे तो अनुसूची में वर्णित है, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान देखिए आर्टिकल 60 में है। क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टिकल 60 क्या है, तो आर्टिकल 60 क्या है, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। और शपथ कौन दिलाएगा, देखिए किसके द्वारा दिलाई जाएगी, तो किसके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी ये आपके संविधान में स्पष्ट रूप से आर्टिकल 60 में ये वर्णित है। वो है CJI। CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या आपसे कह देगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ये शपथ ग्रहण प्रोग्राम चलाएंगे किसका, राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है वो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, संविधान का मैं पालन करूंगा, संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन संचालित करूंगा, प्रशासन करूंगा, वो सब प्रावधान यहाँ से लिए जाते हैं। तो यह है शपथ। अगर या फिर है ना ये अनुपस्थित हों, अगर ये एब्सेंट है तो इनकी एब्सेंस में अन्य सीनियर, कोई अन्य सीनियर जज जो होगा वो शपथ दिलाएगा। तो शपथ के प्रावधान की बात हो गई हमारी। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या देश का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो उपस्थित नहीं है तो अन्य कोई सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनकी शपथ ग्रहण समारोह को होस्ट करेगा, उनको शपथ दिलाएगा। ये तो रहा शपथ ग्रहण का प्रोग्राम राष्ट्रपति के लिए। आर्टिकल ध्यान रखेंगे 40 में है, आर्टिकल 60 में है, आर्टिकल 60 में ये प्रावधान हमारा दिया गया है, अनुसूची में नहीं है। क्वेश्चन हमारा कई बार आ चुका है। शपथ होने के बाद हम देखें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, तो इनका जो टेन्योर है, उनका जो कार्यकाल है, टर्म है, वो कितना होगा, इसके बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 56 में। तो आर्टिकल 56 बताता है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। देखिए भारत में जितने भी हमारे इलेक्टेड अधिकारी हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
सिवाय आपके राज्यसभा के और विधान परिषद के मेंबर्स के। इन मेंबर्स का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बाकी सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसमें ध्यान रखना है हमें। तो कार्यकाल कितना होगा, इसे हम बोलते हैं 5 वर्ष कहते हैं। इसको कितना बोलते हैं, तो सिंपली आप 5 वर्ष कह सकते हैं। ये जो संविधान में कहा गया है वो ये है, पद ग्रहण की तिथि से, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, कितना, 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। तो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहते हैं राष्ट्रपति। तो ध्यान रखें, अगले पद त्यागने से पहले ध्यान रखें, अगले उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी के आने तक, उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक ये पद पर बने रहेंगे, करने तक पद पर बने रहेंगे। ये प्रोविजन है, ध्यान रखें। ऐसा नहीं होगा कि अगर कार्यकाल पूरा हो गया है, 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो 5 वर्ष पूरे होते ही पद खाली करके नहीं जाएंगे। जब तक उनका कोई दूसरा उत्तराधिकारी जो पद ग्रहण करने वाला है, सेकंड पर्सन, वो ऑफिस में पहुंचकर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, तो ये पद पर बने रहेंगे। ये व्यवस्था हमारी कार्यकाल 5 वर्ष का है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रपति क्या पुनर्निर्वाचन का अधिकारी है, क्या सेकंड टर्म ही यूज कर सकता है। तो सेकंड टर्म वो यूज कर सकता है, कितनी टर्म कर सकता है, देखिए, तो कितनी भी टर्म कर सकता है। भारत में राष्ट्रपति कितनी टर्म ले सकता है, ध्यान रखें, कितनी बार, ध्यान रखें, कितनी ही बार ये कर सकता है। लेकिन हर बार कैसे आएगा, निर्वाचन के द्वारा आएगा। कैसे आएगा, हर बार इसको निर्वाचित होना पड़ेगा। हर बार इलेक्शन होगा, तो जितनी बार इलेक्शन हो सकता है आप निर्वाचित हो सकते हैं, उतने कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए आर्टिकल 57 है। इसके बावजूद भारत में संविधान में ये व्यवस्था है कि राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है कोई व्यक्ति। उसके बाद भी एकमात्र 2 कार्यकाल हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के रहे हैं, जिन्होंने पहला कार्यकाल 1952-57 से 1962 का लिया था। उसके बाद से सभी राष्ट्रपति भारत में 5 साल का कार्यकाल ही पूरा करके, एक टर्म पूरी करके रिटायर हो गए हैं। लेकिन कुछ राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जो अपना इस पूरे कार्यकाल को, इसमें हम देखें आपके 5 साल का पूरा कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। तो जिन्होंने इनकम्प्लीट टर्म पूरी की, इनका इनकम्प्लीट टर्म रही है, वो वाले राष्ट्रपति कौन है, देखिए, पहले थे जाकिर हुसैन, पहले थे जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। इनका कार्यकाल पूरा नहीं हो सका, तो इन्होंने 1967 से 1969 का कार्यकाल था, इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखें, क्वेश्चन आता है, पहले राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनकी ड्यूटी के दौरान हो गई, कार्यकाल के दौरान हो गई, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। 69 में इनकी मृत्यु हो गई, तो कंप्लीट टर्म नहीं कर पाए, पूरा कार्यकाल इनका नहीं रहा। दूसरे व्यक्ति थे, देखिए, डॉक्टर फखरुद्दीन अली, डॉक्टर फखरुद्दीन अली, इनका भी पूरा टर्म नहीं हो पाई थी। और ये भी आपके देखिए, आपके 1977 में इनकी भी डेथ हो गई थी, तो ये भी पूरा टर्म नहीं कर पाई। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं भारतीय राष्ट्रपति के आपकी लिस्ट में जिनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। बाकी एक राष्ट्रपति ऐसे रहे जिनका कार्यकाल 2 रहे, और बाकी सबने अपने पूरे 5-5 साल के कार्यकाल पूरे किए हैं। तो ये टर्म की बात रही हमारी। आर्टिकल आपका कौन सा है, 56 है, ये ध्यान रखेंगे। कार्यकाल के बाद हम देखें वैकेंसी, पद रिक्ति कैसे होगी। तो राष्ट्रपति की पद रिक्ति किस तरीके से हो सकती है, पद रिक्ति आपकी देखिए इसी आपके टर्म में निकल के आती है। 5 साल पूरे कर लेता है व्यक्ति, तो कुछ प्रकार हैं जिसकी वजह से ये पद पर आपके हट जाते हैं। जैसे पहला हम देखते हैं, पहला प्रकार जो इनका पद से हटने का है वो ये है कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, समझे, कार्यकाल पूर्ण हो, तो पहला जो कारण है राष्ट्रपति का पद से हटने का वो है कार्यकाल पूर्ण हो जाए। कंप्लीट टर्म अगर हो जाती है तो राष्ट्रपति पद पर नहीं रहेंगे, ये व्यवस्था है ना। तो कंप्लीट टर्म हो, लेकिन मैंने आपको भी पीछे बताया था, अगर कंप्लीट टर्म हो भी रही है तब भी वो तब तक पद पे रहेंगे जब तक कि दूसरा व्यक्ति और उनका जो उत्तराधिकारी है वह व्यक्ति
पद ग्रहण ना कर ले, ऑफिस में एंट्री ना कर ले, तब तक पद पर रहेंगे। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात यह है, ये चाहें तो बीच में अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। त्याग पत्र देके रिजाइन कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं अपने पोस्ट से। अब देखिए रिजाइन किसे करेंगे, ये रिजाइन देके पद को त्याग सकते हैं राष्ट्रपति। रिजाइन करने के लिए कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति आपका उपराष्ट्रपति को, है ना। अब देखिए क्या होता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागेंगे। राष्ट्रपति का पद है और उपराष्ट्रपति का पद है। देखिए राष्ट्रपति आपकी सुप्रीम अथॉरिटी है, हमारे देश की संवैधानिक सबसे बड़े प्रमुख हैं, इनके ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं है। तो ये अब किसे त्यागपत्र देंगे, तो व्यवस्था बनाएगी कि इनके जो जूनियर हैं, इनके जो आपके निचले पद पर आते हैं, रैंक 2 पर आते हैं उपराष्ट्रपति जी, इनको ये अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है आपका, देखिए किसको, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। इस तरह से ये एक्सचेंज कर सकते हैं त्यागपत्रों, और व्यवस्था रहती है। एक बार ऐसा समस्या पैदा हो गई थी 1969 में, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो गए थे, तो उस समय बीबी गिरी जी को चुनाव में खड़े होने के लिए, चुनाव में इलेक्शन लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र देना था। तो उन्होंने दोनों ही पद से एक साथ त्यागपत्र दिया, यानी वो अपने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया और राष्ट्रपति पद के रूप में उसको एक्सेप्ट करके, इस तरह से दोनों ही काम क्या किया उन्होंने, अपने ही द्वारा लेटर्स साइन किया और रेजिस्टर लेटर को भी अपने द्वारा ही रिसीव किया गया था, वो काम वहाँ हुआ था। अदरवाइज ऐसा उसके बाद कभी हुआ नहीं है कि दोनों पद खाली हो गए हों। तो ये कर सकते हैं। शर्त देखिए क्या होती है आपके रिजाइनेशन की, शर्त ये है कि रिजाइनेशन लेटर रिटन होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, ये हस्ताक्षर सहित होना चाहिए, दिनांक सहित होना चाहिए। ये सभी के लिए शर्तें सेम है। तीसरा तरीका देखिए इनके पद त्यागने का, वो ये है कि किसी आपका अगर निर्वाचन रद्द हो जाता है, ध्यान रखें क्या होता है, निर्वाचन रद्द हो जाए, तो अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द हो जाता है, उस कंडीशन में भी ये पद पर नहीं रहेंगे। और ये आर्टिकल कौन सा है हमारा, 71 है, आर्टिकल 71 के अनुसार। अब देखिए इसमें कैसे होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो सुनवाई होती है, ये सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन आता है कि बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद कौन सुनेगा, तो आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुने जाते हैं और निर्णय किए जाते हैं, और कोई नहीं करता है। अगर कोई भी अनफेयर मीन्स के द्वारा चुनाव लड़ा गया है, किसी तरह का कोई मिसबिहेवियर हुआ है, किसी तरह का कोई बात छुपाई गई है, या गलत तरीके से चुनाव लड़ा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट चुनाव को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। इस तरह से उनका निर्वाचन रद्द हो गया तो राष्ट्रपति को फिर पद पर रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें पद त्यागना पड़ता है। तो ये रहा आपका। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से ये रेज हो सकता है कि अब राष्ट्रपति ने अगर चुनाव इनका रद्द हो गया है, पद से हट गए हैं, तो इनके द्वारा किए गए जो काम है वो उनका क्या होगा, या जो अब तक इन्होंने किया है पद पर रहते वो क्या होगा। तो देखिए उसके बारे में संविधान कहता है कुछ भी नहीं कहता है, उनका कुछ नहीं होगा, वो जैसे काम हो गए थे वो वैसे ही रहेंगे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये पद से हट जाएंगे। ध्यान रखें, जो पीछे काम हो चुका है वो एज इट बना रहेगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चौथा तरीका देखिए कि पद से हटने का, वो है मृत्यु हो सकती है किसी व्यक्ति की, तो मृत्यु होने से पद खाली हो सकता है। और पांचवा व्यवस्था है हमारी महाभियोग द्वारा, या हम ये कह सकते हैं हटाने पर, हटाए जाने पर इन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए देखिए प्रक्रिया है, इसे बोलते हैं संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर इन्हें पद से हटा सकते हैं। अब महाभियोग लगाकर पद से हटाया जा सकता है, तो ये तरीके हैं राष्ट्रपति के पद से हटने के। इन तरीकों से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, आपके सामने है। अब देखिए इनमें से हम कहते हैं पहले जो लास्ट के जो 4 वाले जो आपके टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हम बोलते हैं, ये टर्म्स कहलाती है, इसे हम बोलेंगे
अपूर्ण कार्यकाल क्या कहलाएगा ये? इसको अपूर्ण कार्यकाल कहेंगे, यानी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, 5 साल से पहले पहले राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ा या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, ये सब रहेगा। और ये कहलाता है इनका पूर्ण कार्यकाल। तो क्वेश्चन ये है कि अब चुनाव कब होगा इनका, क्या इलेक्शन कब होगा? तो दो कंडीशन हो रही हैं। इलेक्शन कब होगा ये मैं पिछली क्लास में बताया था आपको, हर 5 साल पे इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए? जब कार्यकाल पूर्ण होता है। जब कार्यकाल पूरा होगा तो हर 5 साल पे इलेक्शन इनका किया जाएगा। इलेक्शन का जो टाइम है वो क्या होगा देखिए। तो पहली कंडीशन क्या है? पूर्ण कार्यकाल है। पहली कंडीशन क्या है? पूर्ण कार्यकाल अगर हो रहा है 5 साल का, तो ये 5 साल अगर हो रहे हैं तो उस अवस्था में 5 वर्ष से पहले पहले 5 वर्ष से पहले पहले चुनाव हो जाना चाहिए। पहले निर्वाचन पूर्ण हो, ये कंडीशन है। सॉरी, ये कंडीशन है। चुनाव 5 साल से पहले पहले हो जाना चाहिए। अगर 5 साल पूरे हो रहे, जैसे हमारे यहाँ 25 जुलाई को 5 साल बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होता है। जैसे 25 जुलाई 2022 को कार्यकाल पूरा हो रहा था पिछले राष्ट्रपति जी का, हमारे रामनाथ कोविंद जी का, तो उस समय से पहले पहले संसद ने चुनाव करा लिए कंप्लीट, और 25 जुलाई को उन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया। अब चुनाव होगा हमारा 27 में, तो 27 में 25 जुलाई 27 से पहले पहले चुनाव पूरा करा लिया जाएगा। ये तो रहा कब, जब टाइम आपका पूर्ण हो। दूसरी बात देखिए, अगर इनकम्प्लीट टर्म है हमारी, अपूर्ण कार्यकाल है, तब चुनाव कब कराया जाएगा? तो उसकी कंडीशन देखिए क्या है। अपूर्ण कार्यकाल हो तो यथाशीघ्र क्या कराया जाएगा? यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा, या फिर 6 माह के अंदर, ध्यान रखें, 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया जाएगा। निर्वाचन अनिवार्य है। तो ये कंडीशन है हमारे संविधान की कि जब भी चुनाव होगा, जब भी कोई पद खाली होगा, मान लो 2.5 साल बाद ही, 2 साल बाद ही या 3 साल बाद ही किसी राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है, तो उसके अवस्था में आपको यथाशीघ्र चुनाव कराना है, या फिर आपको विद इन मैक्सिमम 6 मंथ में इलेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये कंडीशन है हमारे री इलेक्शन की। वो कंडीशन तब है जब इनकम्प्लीट टर्म होगी तब, अदरवाइज कंप्लीट टर्म होने की स्थिति में 5 साल से पहले पहले, जब कार्यकाल पूरा हो रहा है उससे पहले पहले चुनाव हो जाना चाहिए। अब देखिए, ये जो व्यक्ति आपका अपूर्ण कार्यकाल से आएगा, ये जो अपूर्ण कार्यकाल से आएगा व्यक्ति, ये व्यक्ति का कार्यकाल कितना होगा? तो अब इस प्रकार निर्वाचित प्रत्याशी ध्यान रखें क्या करेगा? निर्वाचित प्रत्याशी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा, अपना पूरा कार्यकाल करेगा। कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करेगा। तो यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अगर 2.5 साल में पद रिक्त हुआ था, 2.5 साल में पद रिक्त हुआ था, तो 2.5 साल के बाद चुनाव हुए, तो क्या व्यक्ति अगले 2.5 साल पूरे करेगा? तो यहाँ देखें, कंफ्यूजन दूर कर ले अपना, 2.5 साल नहीं करेगा, वह व्यक्ति पूरे 5 साल करेगा, अपनी पूरी टर्म पूरी करेगा। उसमें इसमें आपका 2.5 साल, 5 साल, पौने 5 साल कोई मतलब नहीं रहता है। जो व्यक्ति चला गया वो चला गया, अब जो नया आया है वो अगले 5 साल पूरे करेगा। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा एकदम से। तो ये तो रहा हमारा पद का मामला। अब देखिए, अगला जो कंसेप्ट हमारा है वो है, हम बोलते हैं महाभियोग। क्या है? तो देखिए, महाभियोग का कंसेप्ट क्या है? इसे हम बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। इम्पीचमेंट और आर्टिकल कौन से में डिफाइन किया गया है? 61। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि महाभियोग कौन से अनुच्छेद में है? महाभियोग हमारा आर्टिकल 61 में है। महाभियोग आर्टिकल 61 में है, इम्पीचमेंट प्रोसेस 61 में है। अब यहाँ से बिल्कुल बेसिक से इसको समझते हैं। आप सब कुछ भूल के समझिए, एकदम समझ में आएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। आज के बाद महाभियोग से उठने वाला एक भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है आज के बाद।
ठीक है ना। अब पूरा क्लास देखिए और इसको समझिए, एक भी क्वेश्चन आपका आज के बाद गलत नहीं होगा। महाभियोग प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। महाभियोग प्रक्रिया, देखिए इस प्रक्रिया को, ये क्या है, पहली बात तो ये है कि ये है क्या, ये प्रोसेस क्या है। तो देखिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रोसेस है, ये राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ऐसी प्रक्रिया, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा, उस प्रक्रिया को हमें क्या कहेंगे, महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, तो हमने इसे कहाँ से लिया है, ठीक है, इसे हमने कहाँ से लिया, तो हमने इसे लिया है यूएसए से। इसे हमने लिया है यूएसए से। हमने इलेक्शन की प्रोसेस, हमने आपको पिछली क्लास में बताई थी, इलेक्शन की प्रोसेस हमने लिया है आयरलैंड से लिया है, जबकि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हमने यूएस से ली है। कहाँ से ली है, यूएसए से इसको लिया है। अब देखिए कौन हटाएगा, कौन लगाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, कौन लगाता है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस कौन स्टार्ट करता है। तो इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर है केवल संसद। ध्यान रखें, केवल और केवल संसद, इंडियन पार्लियामेंट, क्योंकि ये राष्ट्रपति के, देश के, भारत के राष्ट्रपति हैं, तो इंडियन पार्लियामेंट इसको लगाती है और इनको यहाँ से हटा सकती है। क्लियर है, एकदम स्पष्ट समझ में आ गया हो कौन लगा सकता है, कौन हटा सकता है। तो राष्ट्रपति इनको हटाते हैं और इनको, राष्ट्रपति में कौन, संसद इनको पद से हटा सकती है। तो कौन लगाता है, अब देखिए बात ये हो रही है क्यों लगाएगा, क्यों क्यों लगाया जाएगा। तो कारण देखिए क्यों लगाया जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाए। अब देखिए कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जब हम सरकार चला रहे हैं, कोई भी संस्था चला रहे हैं, तो वो संस्था के लिए हो सकता है कि बेनिफिशियल ना हो पाए, या कुछ ऐसे काम कर रहा हो जो संस्था के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, तो उसे हटाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता है, कभी भी वो जो है अपने उद्देश्य से भटक सकता है। तो इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति को भी पद से हटाने की व्यवस्था यहाँ की गई है। तो कारण देखिए, इसको हम बोलते हैं कारण, या ऐसे हम बोलते हैं, कारण क्या होगा, या ऐसे कहते हैं आप, आरोप क्या लगेगा राष्ट्रपति पर, किस आरोप को लगाकर इन्हें पद से हटा सकते हैं। तो आरोप है, आरोप है देखिए संविधान का उल्लंघन। क्या है, संविधान का उल्लंघन। राष्ट्रपति ने शपथ ली थी, उल्लंघन, शपथ ली थी संविधान के पालन करने की, राष्ट्रपति ने शपथ ली थी संविधान के पालन करने की, और अगर वो संविधान का पालन नहीं करते हैं तो ये वायलेशन करते हैं, अगर ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिख देते हैं सीधा, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन अगर करते हैं राष्ट्रपति, तो उन्हें पद से हटाने का प्रावधान संविधान कहता है, आर्टिकल 61 में पद से इन्हें हटा दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से सुन ले। अब वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, वो देखिए यह है कि उल्लंघन क्या मान, किस कारण को हम उल्लंघन मानेंगे, उल्लंघन क्या मानेंगे। तो उल्लंघन का मतलब देखिए यह है कि आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे, मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेंगे, सलाह पर कार्य करेंगे, ये कहा गया है 74 में। और अब अगर वो सलाह पर काम नहीं करने देते हैं या उनसे करने से मना कर देते हैं, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। मान लो कोई बिल जाता है हमारे कैबिनेट से या मंत्रिपरिषद से, संसद कोई बिल भेजती है राष्ट्रपति को साइन करने के लिए, और राष्ट्रपति उसे साइन करने से मना कर देते हैं, तो उस अवस्था में ये माना जाएगा कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। संविधान एक बार उन्हें वापस पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार देता है, उसके बाद फिर बिल अगर जाता है तब भी वो मना कर देते हैं, या पहली बार में मना कर देते हैं, तो ये क्या कहा जाएगा कि संविधान का उल्लंघन किया हुआ माना जाएगा। तो ये तो रहा उल्लंघन हुआ, इस वजह से संविधान का उल्लंघन हुआ, उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। अब ये बात हो रही है कैसे की जाएगी, ये पूरी प्रोसीजर कैसे होगा, कैसे इसको पास करेंगे, कौन लेकर आएगा,
ये सब बातें हमारी आती है इसमें प्रोसीजर में, किस तरह से इसको हम करते हैं। तो देखिए इसके चरण है। पहला चरण ये है कि इनके खिलाफ एक आरोप पत्र तय करके संसद में लाया जाएगा। संविधान के एक एक प्रोविजन के द्वारा हम देखते हैं 1 to 1 क्या क्या इसमें कहा गया है। तो पहला कहा गया है कि महाभियोग प्रस्ताव, क्योंकि राष्ट्रपति को हटाना है तो इसको महाभियोग बोलते हैं। महाभियोग प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाएगा, ध्यान रखिए, संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में। कितने सदन है आपको पता होना चाहिए, संसद के 2 सदन है। कितने सदन है, 2 सदन है। लोकसभा में या फिर इसको हम ला सकते हैं राज्यसभा में। तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में इसको स्टार्ट किया जा सकता है, किसी भी सदन में स्टार्ट कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से सदन में लाई जाएगी। तो वो लाई जाएगी किसी में भी, या तो राज्यसभा से स्टार्ट कर लो या फिर लोकसभा से स्टार्ट कर लो। जिससे भी स्टार्ट होगी वो कहलाएगा फर्स्ट हाउस, और जब सेकंड वाला कहलाएगा सेकंड हाउस, जहां स्टार्ट अभी नहीं हुई बाद में जाएगी। ध्यान रखें, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। केवल 2-4 ऐसे प्रोविजन हैं जो थोड़े स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे धन विधेयक और वित्त विधेयक स्टार्ट होते हैं लोकसभा से, फिर पहुंचते हैं राज्यसभा में। नेशनल इंटरेस्ट में कानून बनाना राज्य सूची पर, नेशनल इंटरेस्ट में राष्ट्र हित में राज्य सूची पर कानून बनाना और नई लोक सेवा स्टार्ट करना, ये 2 विषय राज्यसभा में स्टार्ट होते हैं। बाकी कोई भी विषय, कोई भी बिल, कोई भी प्रस्ताव राज्यसभा या लोकसभा में से किसी में भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशंस नहीं है। तो यहाँ सदन में लाया जाए तो इनमें से किसी में भी स्टार्ट होगा। इसके लिए शर्त ये है कि प्रस्ताव को शर्त ये है कि ये प्रस्ताव जो है आपका फर्स्ट हाउस हम बोलेंगे। मान लो राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा क्या कहलाएगा, फर्स्ट हाउस कहलाएगा। फर्स्ट हाउस के 1/4 सदस्य से क्या करेंगे, पारित करें, पारित व हस्ताक्षरित करें। 1/4 मेंबर इसको पारित करेंगे और इसको हस्ताक्षरित करेंगे कि ये प्रस्ताव लाया गया, और इस प्रस्ताव पर एक नोटिस लगा के सेंड किया जाएगा आपके महामहिम को, यानी राष्ट्रपति जी को ये सेंड कर दिया जाएगा। प्रस्ताव लगा के एक नोटिस लगाकर, तो नोटिस कहलाएगा क्या, तीसरी प्रोसीजर ये होगी। जब ये हो जाएगा, इसे 1/4 कहते हैं, या हमेशा कहते हैं 1/4 या 25% टोटल आपके जो मेंबर हैं, चाहे वो लोकसभा में आए तो लोकसभा की, राज्यसभा में आए तो राज्यसभा के होंगे। थर्ड प्रोसीजर जो हमारी स्टार्ट होती है वो ये है कि राष्ट्रपति को 14 डेज यानी 14 दिन पूर्व एक नोटिस दिया जाएगा। पूर्व में नोटिस दिया जाए, एक सूचना उन्हें पास भेजी जाए। जब ये प्रोसीजर हो जाएगा, यानी 1/4 मेंबर पास कर देंगे, तो उनके द्वारा हस्ताक्षरित एक नोट लगाकर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा कि आपके विरुद्ध आपकी राज्यसभा या फिर लोकसभा में एक प्रस्ताव आपका लंबित है, लाया गया है। आपको अपने बचाव में अपनी दलील देने के लिए या अपना पक्ष रखने के लिए ये नोटिस जारी किया जा रहा है। इस तरह से ही होगा। चौथी प्रोसीजर यहाँ होगी आपकी, देखिए फिर होगी वोटिंग। क्या होगी, वोटिंग होनी है। और वोटिंग कहाँ होगी, फर्स्ट हाउस जो हमारा है, ये फर्स्ट हाउस क्या करेगा, देखिए फर्स्ट हाउस प्रस्ताव को अपनी सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दे, बहुमत से पारित करे। तो ये चौथा चरण है कि अगर फर्स्ट हाउस ने 14 दिन बाद फर्स्ट हाउस बैठेगा और उसको पारित कर देगा 2/3 बहुमत से, ये प्रोसीजर आपकी फर्स्ट हाउस की हो गई। फर्स्ट हाउस का काम पूरा हो गया है, प्रथम सदन का काम पूरा हो गया है, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। पांचवा जो चरण आपका शुरू होता है वो शुरू होता है फिर सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का काम यहाँ पर हमारा शुरू होता है, और सेकंड हाउस क्या करेगा,
राष्ट्रपति पर लगे गए आरोप की जांच करेगा। तो ध्यान रखें, ये जांच करता है। अब मान लो राज्यसभा पहला हाउस था तो लोकसभा सेकंड हाउस करेगा, ये जांच करेगा। और अगर लोकसभा फर्स्ट हाउस था तो अब राज्यसभा सेकंड हाउस बनकर इसकी जांच करेगा या करवाएगा, ये देखना है, क्योंकि अभी तक किसी राष्ट्रपति पर ये लगा नहीं है। इसमें कहा गया है कि जांच करेगा। अब खुद करेगा या किसी कमेटी के द्वारा जांच करवाएगा, ये व्यवस्था देखनी पड़ेगी। यहाँ पर राष्ट्रपति चाहे तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस अपना दिखा सकता है जांच में, अगर वो लोकसभा से या राज्यसभा से करवाता है, क्योंकि उसमें राज्यसभा में 12 मेंबर्स राष्ट्रपति के ओर से नॉमिनेट होकर बैठते हैं। अब एंग्लो इंडियंस तो नहीं बैठते वहाँ पर, तो ये थोड़ा सा संशय रहता है, आशंका रहती है कि जांच में हस्तक्षेप करके कुछ प्रभावित करा सकता है, लेकिन संभावना कम है इस मामले की। सेकंड हाउस जांच करेगा, ठीक है। हो सकता है कमेटी बने और वो कमेटी रिपोर्ट लगाती है। जांच में जांच या कार्यवाही और जांच में राष्ट्रपति जी जो है हमारे, वो उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति को उपस्थित रहने, उपस्थिति है ना, रहने, अपना पक्ष रखने का अधिकार है। तो इनसे पूछा जाएगा, इन्हें पूरा मौका दिया जाएगा कि आपने ऊपर जो आरोप लगे हैं वो कितने सही हैं, आप अपने बचाव में क्या कहना चाहते हैं। एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, राष्ट्रपति को भी पूरा मौका देने के बाद ये कार्रवाई की जाएगी। और अब अगर कमेटी ये डिसाइड करती है कि इन पर लगे आरोप सही है, तो फिर क्या होगा, अधिकार है, यदि आरोप सही पाए गए, यदि आरोप सही पाए गए तो अगला काम क्या होना है, अगला काम देखिए बेटा ये होना है इनके विरुद्ध कि अब होगी वोटिंग। अगर आरोप सही पाए गए तो सेकंड हाउस, कौन सा हाउस है, सेकंड हाउस अपने संख्या के, कितनी संख्या है उनकी, संख्या के 2/3 बहुमत से, ध्यान रखें यहाँ कोई इफ वट नहीं है, बहुमत में कुल 543 है लोकसभा में, उनका 2/3 चाहिए। कुल 245 है राज्यसभा में, उनका 2/3 चाहिए। इसका कोई आपका इफ वट नहीं है। संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं, फाइनल हो गया। देखिए प्रस्ताव पारित करते हैं तो राष्ट्रपति को हटना होगा, राष्ट्रपति को हटना होगा। अब इन्हें पद से हटना होगा। इसके अलावा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई और प्रोसीजर, कोई और प्रक्रिया अब शेष नहीं रहती है राष्ट्रपति के बारे में। अब कुछ और औपचारिकता नहीं बची है, फॉर्मेलिटी कोई और नहीं है, राष्ट्रपति को पद से हटना होगा। अब इसमें हमने देखे एक एक चरण हमने देखा है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत आसान है पढ़ना समझना। राष्ट्रपति पर लगे महाभियोग को, ऐसी प्रोसीजर आज तक कभी लगी नहीं है, हमारे राष्ट्रपति ने कभी संविधान का उल्लंघन करके ऐसी स्थिति पैदा करने की नौबत हमारे साथ नहीं आई है। बहुत सारे राष्ट्रपति ऐसे रहे जो विपक्षी दल के थे, नई सरकार चुनी, उनके साथ काम किया, तब भी उन्होंने संविधान का पालन करते हुए आपका संविधान का ध्यान रखा और कभी महाभियोग जैसे प्रावधान शुरू करने की प्रोसेस की ओर वो नहीं गए या संसद जाना नहीं पड़ा है। अब इसमें आप देखिए कब महाभियोग प्रस्ताव कब कब आपका टल सकता है, तो टलने की बात यह है कि अब महाभियोग प्रस्ताव टल सकता है जब 1/4 मेंबर अगर नहीं मिलते हैं, 1/4 मेंबर का वोट नहीं मिलता है तो प्रस्ताव यहीं खारिज हो जाएगा, प्रस्ताव यहीं खारिज हो जाएगा अगर 1/4 मेंबर्स नहीं मिलते हैं। दूसरी बात देखिए, अगर वोटिंग हो रही है, फर्स्ट हाउस में वोटिंग हो रही है, 2/3 बहुमत नहीं मिलता है टोटल का, तो भी प्रस्ताव यहीं खारिज हो जाएगा। तीसरी बात देखिए, सेकंड हाउस में अगर 2/3 का बहुमत नहीं मिलता है तो भी यहाँ पर हमारा पूरी वोटिंग जो आपका जो प्रस्ताव है वो खारिज हो जाएगा। इस तरह से आपका ये प्रोसीजर है, पूरा इम्पीचमेंट प्रोसीजर भारत पर राष्ट्रपति पर लगने का।
इसकी बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर हमारी जो है वो मुख्य न्यायाधीश या जज, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हों या फिर आपके सीएजी हों या मुख्य न्यायाधीश हों, उन पर एकदम सिमिलर प्रोसीजर का यूज किया जाता है। मैं आपको समझा देता हूँ सिमिलर प्रोसीजर क्या है। एकदम महाभियोग तो नहीं है, लेकिन इसके जैसी प्रोसीजर है, आप यहीं समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। जैसे वहाँ आर्टिकल चेंज हो जाएगा, जैसे महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी तो जज को या सीएजी को या मुख्य इलेक्शन अधिकारी कमिश्नर को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव या जो प्रस्ताव हम बोलेंगे उसको संसद के किसी भी असेंबली में लाया जा सकता है। इसमें कोई है ना, सेम रहेगा। यहाँ भी सेम रहेगा, 1/4 मेंबर से पारित होना चाहिए। यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ सेम रहेगा कि ये 14 डेज बिफोर उन्हें नोटिस दिया जाए। हाँ, आपका देखिए एक इसमें रह गया है आरोप, तो आरोप में चेंजेज है। यहाँ आरोप संविधान का उल्लंघन है, उनके लिए संविधान का उल्लंघन नहीं बल्कि उनके लिए है साबित कदाचार, मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर डिसेबिलिटी है, अयोग्यता है, तो उस आधार पर उन्हें हटाया जाएगा। और मैंने आपको बताया था वोटिंग में अंतर है, यहाँ कोई अंतर नहीं है, 1/4 वोटिंग चाहिए होगी। ये भी सेम है, 14 डेज बिफोर हमें नोटिस देना होगा लिखित में। और देखिए यहाँ थोड़ा सेम नहीं है, यहाँ टोटल का 2/3 है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए टोटल का 2/3 है, जबकि सीएजी हो या मुख्य न्यायाधीश या जज हो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, उनके लिए हाउस का उपस्थित, मेजोरिटी का उपस्थित यानी बहुमत के उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 चाहिए होगा। यानी कुल मिला के हम देखें 543 के आधे से अधिक लोग बैठे हों, जितने बैठे हैं जिन्होंने वोट दिया है उनका 2/3। मान लो 400 लोग उपस्थित होकर वोट दे रहे हैं, तो यहाँ 400 का 2/3 चाहिए होगा, जबकि राष्ट्रपति में तो हर कंडीशन में 543 का ही 2/3 चाहिए होगा। ये डिफरेंस है। वही डिफरेंस आपका यहाँ है कि यहाँ सेकंड हाउस भी अपनी संख्या के बहुमत में उपस्थित हों और मत देने वालों का 2/3 वोट राइट मिल जाता है, तो इन्हें पद से हटना होगा। एक कंडीशन और चेंज है, यहाँ कोई साइन नहीं कर रहा है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश या जजेज के, सीएजी या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आपके प्रस्ताव पर राष्ट्रपति साइन करेंगे लास्ट में। तो इस तरह से इन्हें पद से हटाया जाएगा। तो आई होप आपको पूरा ये समझ में आया होगा, आज की क्लास समझ में आई होगी, महाभियोग प्रक्रिया समझ में आई होगी। अभी तक महाभियोग प्रक्रिया किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगी है। इस तरह से भारत के राष्ट्रपति कार्य करते हैं। ये हमारी क्लास आपको 3 क्लासेज में आपको दी है राष्ट्रपति संबंध में। अगली क्लास जो हम राष्ट्रपति की देखेंगे वो राष्ट्रपति कार्य होंगे, और उससे पहले हम देखेंगे उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में। तो अगली क्लास आपके लिए आएगी। आप चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली क्लास तक के लिए मैं देवेंद्र कुमार TSA क्लासेस से आप सभी का फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।